Hello everyone, welcome back to your business study class. In our previous video, we had discussed about the meaning and the features of the scientific management, and today our topic is principle of scientific management. First principle is science, note, rule of thumb. ये प्रिंसिपल कहता है कि हमें साइंस का यूज करना है, रूल ऑफ थंब को फॉलो नहीं करना. रूल ऑफ थंब मीन्स जब हम किसी पुरानी टेक्निक्स के साथ बन जाएं, सिर्फ पुरानी टेक्निक्स का यूज करें, नई टेक्निक्स का यूज नहीं करें, अपने पुराने तरीकों को ही फॉलो करते आए, लंबे समय तक अपने पुराने तरीकों को फॉलो करते आए, तो उसको हम बोलते हैं रूल ऑफ थंब, कि हम एक चीज के साथ चिपक गए, स्ट्रिक्ट हो गए. ठीक है. दिस प्रिंसिपल सेज दैट scientific investigation is used to take the management decision rather than stick to the old techniques. Rather than stick to the old techniques, we should use science. We should use scientific investigation to take the management decision. मैनेजमेंट डिसीजन को लेने के लिए हमें साइंस को यूज करना है, न्यू वेज को यूज करना है, बजाय कि पुरानी टेक्निक्स को. Experiment has to be performed to develop the new techniques. टाइम टू टाइम हमें एक्सपेरिमेंट्स करने चाहिए न्यू टेक्निक्स को डेवलप करने के लिए, which makes the work much easier and simple. हमें टाइम टू टाइम एक्सपेरिमेंट्स करने चाहिए न्यू टेक्निक्स को बनाने के लिए, उनकी इन्वेंशन करने के लिए, ताकि हमारा जो वर्क है वो सिंपल हो सके और इजी हो सके. हम अपने वर्क को इजी वे में और सिंपल वे में परफॉर्म कर सके. हमें ऐसी टेक्निक्स को ढूंढने की कोशिश करनी है, इसके लिए एक्सपेरिमेंट करने चाहिए. अपनी पुरानी टेक्निक्स को ही फॉलो नहीं करते आना चाहिए. रूल ऑफ थंब नहीं, साइंस का यूज करना चाहिए. साइंटिफिक मैनेजमेंट का ये प्रिंसिपल हमें ये बताता है. वी शुड नॉट स्टक टू द ओल्ड टेक्निक्स. This principle substitute rule of thumb with the scientific approach. हमारा जो ये प्रिंसिपल है ये क्या करता है, रूल ऑफ थंब का सब्सटीट्यूट लेके आता है. कि पुराना रूल ऑफ थंब मीन्स पुरानी टेक्निक्स. ये कहता है कि हमें अपनी पुरानी टेक्निक्स का कोई सब्सटीट्यूट लाना है, बेटर सब्सटीट्यूट लाना है, ऐसा सब्सटीट्यूट लाना है जिससे मेरा वर्क इजी भी हो जाए और सिंपल भी हो जाए, डिफिकल्ट नहीं रहे हमारा टास्क. ओके. After that, second principle of scientific management, that is harmony, not discord. Harmony, not discord. According to this principle, both the management and the worker should realize the importance of each other. ये प्रिंसिपल कहता है कि दोनों को, मैनेजमेंट को और वर्कर्स को, दोनों को एक दूसरे की इम्पोर्टेंस को समझना है. उन्हें समझना है कि हम इंडिस्पेंसेबल पार्ट हैं. हम एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते. अगर हम एक दूसरे से अलग होंगे तो किसी को भी बेनिफिट नहीं होगा. नो वन कैन गेट द बेनिफिट. फॉर दिस टेलर सजेस्ट कंप्लीट मेंटल रेवोल्यूशन. अब हार्मोनी को लाने के लिए हमारा जो टेलर थे उन्होंने सजेस्ट किया कि आपको मेंटल रेवोल्यूशन लाना है. रेवोल्यूशन मीन्स क्या होता है, क्रांति. जैसे माइंड की क्रांति मीन्स हमें अपने माइंड को बदलना है, अपने माइंड सेट को बदलना है. किनको माइंड सेट को बदलना है, दोनों को. एम्प्लॉयर को भी अपने माइंड सेट को बदलना है और एम्प्लॉय को भी. दोनों को एक दूसरे के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए जरूरी हैं. एक दूसरे के बिना हमारी प्रोग्रेस पॉसिबल नहीं है, हम सक्सीड नहीं कर सकते हैं. This revolution help in solving conflict between the two parties. जब हम मेंटल रेवोल्यूशन लेके आएंगे तो दोनों पार्टीज में जो भी कन्फ्लिक्ट होगा वो खत्म हो जाएगा, वो सोल्व हो जाएगा. और जब कन्फ्लिक्ट सोल्व होगा तो दोनों के लिए बेनिफिशियल होगा. देखिए, ऐसा नॉर्मली यही होता है कि एक एम्प्लॉइज के माइंड में एम्प्लॉयर के लिए गलत भावना होती है, गलत फीलिंग होती है कि हमारा एम्प्लॉयर तो बस हमसे काम कराना चाहता है, सैलरी वो हमको हमारे काम के अकॉर्डिंग नहीं देता है, टाइम पे नहीं देता है, कभी लीव चाहिए तो लीव नहीं देता है. तो ये एम्प्लॉय की फीलिंग होती है अपने एम्प्लॉयर के लिए. ऐसे ही एम्प्लॉयर की मीन्स बॉस की फीलिंग होती है अपने एम्प्लॉय के लिए कि हमारे जो वर्कर्स हैं वो बड़े लेजी हैं, वो काम नहीं करना चाहते, उनको बस मौका चाहिए कि किसी सुपीरियर ने हमें नहीं देखा तो हम खाली बैठ जाएं. इनको जस्ट सैलरी चाहिए,
इन्हें जस्ट लीव चाहिए, ठीक है, काम इनका करना नहीं है इन्होंने। तो दोनों की एक दूसरे के प्रति जो सोच है वो क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो टेलर बोलता है इस तरह से प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, हमारी जो एफिशिएंसी है मैनेजमेंट की भी और वर्कर्स की भी डिक्रीज हो जाती है। तो हमें अपने माइंडसेट को बदलना है, दोनों को पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, हमें हारमोनी में चलना है, डिस्कॉर्ड नहीं करना, अलग थलग नहीं, हारमोनी में चलना, ठीक है। इससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो दोनों को बेनिफिट होगा, ठीक है। जब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो कंपनी की सेल बढ़ेगी, उसको प्रॉफिट होगा, और जब प्रॉफिट होगा तो कंपनी अपने प्रॉफिट में से कुछ शेयर अपने एम्प्लॉइज को एज अ बोनस भी दे, ठीक है। उसको अपनी सोच को बदलना है कि अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ी है तो ये किसके कारण से बढ़ी है, एम्प्लॉइज के कारण से बढ़ी है। तो एम्प्लॉइज का भी शेयर बनता है प्रॉफिट में, तो क्या करे कंपनी, अपने एम्प्लॉइज को अपने जो भी प्रॉफिट हुआ है उसमें से एम्प्लॉइज को भी कुछ पार्ट दे एज अ बोनस, ठीक है, उनको भी कुछ शेयर दे प्रॉफिट का। दोनों अपनी सोच को बदलें। आफ्टर दैट थर्ड प्रिंसिपल कोऑपरेशन, कह रहे कोऑपरेट करो, इंडिविजुअली नहीं चलना, हमें कोऑपरेट करना है। अगर हमें किसी भी वर्क को करना है तो इंडिविजुअली नहीं करना, मिलजुल के करना है एक वर्क को। According to this principle, all the activities done by different people by the mutual cooperation, हमारे मैनेजमेंट में, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी डिफरेंट तरह के वर्क हो रहे हैं उसको परफॉर्म करने के लिए हमें म्यूचुअली कोऑपरेट करना है, एक दूसरे का साथ देना है, बजाय कि इंस्टेड ऑफ इंटरनल कंपटीशन मैनेजमेंट और वर्कर्स आपस में कंपीट नहीं करें, एक दूसरे के साथ चले, दोनों एक साथ चले, ठीक है। टेलर सजेस्ट दैट वर्कर्स आर इनवाइटेड टू गिव सजेशन इन डिसीजन मेकिंग। अब वो एक साथ कैसे चलेंगे, मैनेजमेंट के साथ वर्कर कैसे चलेंगे, जो मैनेजमेंट चाहती है वर्कर्स वही काम कब करेंगे, कैसे करेंगे, अगर मैनेजमेंट वर्कर्स को अपने डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व कर ले। अगर मैनेजमेंट वर्कर्स को डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व कर ले तो वर्कर्स सोचेंगे कि ये जो डिसीजन लिया जा रहा है इसमें हम लोग ही इन्वॉल्व हैं, तो वो मैनेजमेंट को कोऑपरेट करेंगे, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में, उस रास्ते पे जाने में वो मैनेजमेंट को क्या करेंगे, कोऑपरेट। अगर मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग में अपने एम्प्लॉयज को इन्वॉल्व करती है, ठीक है, तो मैनेजमेंट को कोऑपरेट करेंगे एम्प्लॉयज। ऐसे ही मैनेजमेंट वर्कर्स को कब कोऑपरेट करेगी उनके काम में, जब वर्कर्स भी अपनी अच्छी सोच रखेंगे, वो भी कोशिश करें कि उनको स्ट्राइक्स पे नहीं जाना है, रेजिस्ट करें कि हमें स्ट्राइक्स पे नहीं जाना है, ठीक है, लुकआउट नहीं करना है। एट द सेम टाइम वर्कर्स शुड आल्सो रेजिस्ट टू गो ऑन स्ट्राइक्स। जब वर्कर भी ऐसा सोचेंगे नहीं ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें जो प्रोडक्शन करना है हमें करना है, उसको अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है, स्ट्राइक्स पे नहीं जाना हमें, तो दोनों एक दूसरे को काम में कोऑपरेट कर रहे हैं। तो हमारे जो टेलर है वो यही कहते हैं कि आप कोऑपरेट करो, इंडिविजुअली अपने बारे में नहीं सोचो, ठीक है। आफ्टर दैट फोर्थ फीचर डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज ग्रेटर एफिशिएंसी। हर बंदे की एफिशिएंसी को डेवलप करना, जितने भी एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, मैनेजमेंट की ये ड्यूटी बनती है कि वो उसकी एफिशिएंसी को क्या करे, इंक्रीज करे। अब एफिशिएंसी कैसे इंक्रीज होगी किसी पर्सन की, जब उसको हम ट्रेनिंग देंगे, ठीक है, क्योंकि हर पर्सन चाहता है कि मैं आज जहां पे हूं उससे ऊपर जाऊं, ठीक है, आज मैं छोटी पोस्ट पे काम कर रहा हूं तो कल मैं बड़ी पोस्ट पे काम करूं। तो ये कब पॉसिबल होगा, जब एक मैनेजमेंट अपने वर्कर्स की ट्रेनिंग के लिए कुछ प्रोग्राम बनाएगी, ठीक है। लाइक पहले टाइपराइटर्स थे, बैंक्स में लोग टाइपराइटर्स का यूज करते थे, जब मोस्टली सभी ऑफिस में टाइपराइटर यूज होता था। फिर कंप्यूटर आ गया, अब कंप्यूटर आया तो क्या हुआ, जो लोगों को कंप्यूटर नहीं आता था वो तो बेचारे खाली हो गए, तो उनको खाली नहीं होने देना मैनेजमेंट ने। उनको क्या करना है, अपने वर्कर्स को उन्हें ट्रेनिंग देनी चाहिए कि कंप्यूटर कैसे ऑपरेट होता है, ठीक है, ताकि उनकी एफिशिएंसी बढ़े, वो एक ऑर्गेनाइजेशन में रह के सेटिस्फाइड रहे। तो यही है इसमें डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज ग्रेटर एफिशिएंसी। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ एवरीबॉडीज ट्रेनिंग शुड बी मेड। हर बंदे की ट्रेनिंग के लिए प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए
and it is also considered that each individual should allotted work according to his ability and interest. ट्रेनिंग तो देनी ही है, इसके साथ एक बात का और ध्यान रखना है हमें, क्या कि हमें अपने वर्कर्स को उसकी एबिलिटी और उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वर्क देना है। किस चीज में उसका इंटरेस्ट है, किस वर्क में उसका इंटरेस्ट है, किस वर्क को करने में वो एबल है, उसको वही वर्क दे। ठीक है, मान लो किसी को सेल्स का काम आता है, सेल पर्सन की उसने जॉब की है, उसको मार्केटिंग से रिलेटेड नॉलेज है, तो आप उसको प्रोडक्शन का वर्क मत दो, उसको क्या दो, मार्केटिंग से रिलेटेड एक्टिविटी दो। ठीक है, उसको वही काम दो जिसके लिए वो एबल है और जिसके लिए उसके पास क्या है, इंटरेस्ट है। लाइक मैं कॉमर्स टीचर हूं, अगर मुझे बोले जी जाइए केमिस्ट्री पढ़ाइए, तो मैं केमिस्ट्री पढ़ा पाऊंगी? नहीं, मैं केमिस्ट्री नहीं पढ़ा पाऊंगी। +1 2 को ही पढ़ाना है वहां पर भी और यहाँ पर भी, बट फिर भी मैं केमिस्ट्री नहीं पढ़ा पाऊंगी। क्यों? क्योंकि मेरे पास एबिलिटी नहीं है, क्योंकि मैंने साइंस स्ट्रीम की स्टडी नहीं की, तो मैं साइंस कैसे स्टडी पढ़ा पाऊंगी। ठीक है, हाँ मैं 8 तक 9 तक 10 तक करा सकते हैं, जहां तक हमने साइंस तक स्टडी की है। तो दोनों चीजों को देखना है हमें। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ओके बेटा, in our next video we will discuss the techniques of scientific management. Goodbye and take care.